दोस्तों, मैंने हमेशा यही कहा है कि किसी फिल्म के रिलीज होने से पहले उसकी सफलता या विफलता की गारंटी कोई नहीं दे सकता। हालांकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें क्षमता दिखती है, फिर भी कोई गारंटी नहीं होती। उदाहरण के लिए आदिपुरुष के सफल होने की उम्मीद थी। हालांकि कभी कभी एक छोटी फिल्म की हिम्मत बड़ी फिल्म के सामने ध्यान खींचती है। और अभी ऐसी ही फिल्म है बेबी डू डाई डू। हुमा कुरैशी स्टारर ये फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन किसके सामने? अल्फा जैसी बड़ी फिल्म के सामने। मुझे मानना होगा कि ये अपने आप में कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं है। ये एक छोटी थ्रिलर है जिसमें महिला मुख्य भूमिका में है, और ये YRF स्पाई यूनिवर्स की ऋतिक रोशन स्टारर बड़ी फिल्म के सामने है। माना जा रहा था कि कोई इस पर ध्यान भी नहीं देगा क्योंकि ये दब जाएगी। हालांकि इसके उलट हो रहा है। मैंने अभी अभी ये फिल्म देखी है, इसलिए आज मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा और बताऊंगा कि कैसे ये अंडरडॉग कहानी इतनी दिलचस्प बन गई। आइए संदर्भ को समझकर शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये फिल्म की पूरी कहानी को बदल देता है। बेबी डू डाई डू एक छोटी फिल्म है। इसमें अल्फा जैसा बड़ा बजट, स्पाई यूनिवर्स की स्टार पावर या देशव्यापी मार्केटिंग का जोर नहीं है। ये एक बड़ी फिल्म के सामने है, और आमतौर पर ऐसी फिल्में दब जाती हैं। उन्हें पर्याप्त स्क्रीन नहीं मिलती और कोई उनके बारे में बात नहीं करता। हालांकि यहाँ दो बातें हुई हैं। पहली, अल्फा के रिव्यू बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, और दूसरी, बेबी डू डाई डू को काफ़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। जब कोई बड़ी फिल्म विफल होती है और छोटी फिल्म वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो दर्शक स्वाभाविक रूप से छोटी फिल्म की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। इसी वजह से मेरा मानना है कि इस फिल्म ने अल्फा के साथ रिलीज होकर अपनी हिम्मत साबित की है। ये हार नहीं मान रही है, बल्कि ये इस टकराव का फायदा उठा रही है। और ऐसा तभी होता है जब फिल्म में असल दम हो। सिर्फ सही समय पर रिलीज होने से फिल्म सफल नहीं होती, है ना? कई कारक काम करते हैं। इसलिए आइए फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। नियो नॉयर क्राइम थ्रिलर बेबी का कॉन्सेप्ट सचमुच नया है। हुमा कुरैशी ने मुंबई की एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का रोल निभाया है, जो बोल और सुन नहीं सकती, फिर भी एक प्रोफेशनल हत्यारी के तौर पर काम करती है। वो एक बेदर्द और बेरहम हिट वुमन है। सोचिए, एक ऐसी मुख्य किरदार जो एक शब्द भी नहीं बोल सकती और जिसकी पूरी एक्टिंग चेहरे के हाव भाव और इशारों की भाषा पर निर्भर है। मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही रिस्की और साहसी आइडिया है। रणबीर कपूर ने बर्फी में ऐसा ही किरदार निभाया था, और आखिरी बार हमने ऐसा कुछ तभी देखा था। इसी वजह से फिल्म की शुरुआत से ही एक अलग और नई पहचान बनती है। और ये सिर्फ एक रूखी सूखी एक्शन फिल्म नहीं है, इसमें इमोशनल गहराई भी है। एक बैक स्टोरी है जो बताती है कि बेबी ने कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर शुरुआत कैसे की। वो एक ऐसी महिला है जिसने शौक से नहीं, बल्कि मजबूरी में ये रास्ता चुना, और यही बात उसे एक इंसान बनाती है। कोई मजाकिया या बनावटी किरदार नहीं। मुझे हुमा कुरैशी के काम की खुलकर तारीफ करनी ही होगी, क्योंकि वो इस फिल्म की असली जान है। ये शायद उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। हालांकि बहुत से लोग उन्हें महारानी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ वो एक अलग ही अंदाज लेकर आई हैं। और ये समझना जरूरी है कि क्यों। एक्टर्स के लिए बहरे गूंगे किरदार निभाना सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए डायलॉग नहीं होते। हालात को समझकर और चेहरे के हाव भाव को बॉडी लैंग्वेज के साथ मिलाकर आपको सिर्फ अपनी आंखों से दर्शकों तक दर्द, गुस्सा, पक्का इरादा और डर पहुंचाना होता है। साथ ही आपको दर्शकों को यकीन भी दिलाना होता है। एक तरफ ऐसी हीरोइन है जो इतने सारे एक्शन सीन के बावजूद दूसरों को ये यकीन नहीं दिला पाती कि वो एक जासूस है। दूसरी तरफ ये हीरोइन है जो बिना एक शब्द बोले सब कुछ जाहिर कर देती है। हुमा पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐसा करती हैं। वो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से ही सब कुछ जाहिर कर देती हैं। उनकी बैक स्टोरी आपको उनसे गहराई से जोड़ती है, और वो आपके दिल में एक खास जगह बना लेती हैं, भले ही वो एक बहुत ही ठंडे मिजाज वाली और सोच समझकर मारने वाली हत्यारी लगती हों। एक बेरहम हत्यारी और एक ऐसी महिला जिसके दर्द से आप जुड़ सकें, इन दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान काम नहीं है। फिर भी उन्होंने इसे बहुत आसानी से निभाया है। जहां तक एक्शन की बात है तो वो सटीक, स्टाइलिश और शानदार है। एक्शन सीन में किसी एक्ट्रेस को इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक्टिंग करते देखना अच्छा लगता है। उनके इस नए अवतार को दर्शक जरूर पसंद करेंगे। दोस्तों, इस फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। सिर्फ अच्छी एक्टिंग से ही फिल्म अच्छी नहीं बनती। आजकल चंकी पांडे का अच्छा समय चल रहा है। इस रोल में वे PM जैन का किरदार निभा रहे हैं, जो एक प्यार करने वाले पिता जैसे हैं और अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं। उन्होंने बहुत सधी हुई और कंट्रोल में रहने वाली एक्टिंग की है। फिर सिकंदर खेर हैं, जो एक बेईमान और लालची बिल्डर का रोल निभा रहे हैं। जफर कटकर ने भी अपनी एक्टिंग से स्क्रीन पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। इसके अलावा सीमा पाहवा का काम भी बहुत अच्छा है, जिन पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें पूरी टीम, सिर्फ हीरोइन ही नहीं, ने अपना काम बखूबी किया है, जिससे फिल्म की दुनिया सचमुच असली लगती है। अब मैं फिल्म की सबसे बड़ी खूबी के बारे में बात करना चाहता हूँ।
इसका मूड और माहौल, इसमें एक असली नॉयर फिल्म जैसा माहौल है। ये डार्क और उदास है और यहाँ मुंबई की सड़कें काफ़ी डरावनी लगती हैं। लगातार बारिश और हल्के ठंडे रंगों के इस्तेमाल से ऐसा माहौल बनता है जो कहानी के साथ एकदम सही बैठता है। आप सिर्फ कहानी नहीं देख रहे होते, आप पूरी तरह से उस माहौल में खो जाते हैं। फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमैटोग्राफी सभी इसकी अनोखी पहचान बनाने में मदद करते हैं। म्यूजिक का इस्तेमाल भी बहुत समझदारी से किया गया है। ये कहानी में रुकावट डालने के बजाय भावनाओं को और गहरा करता है। पूरी मेकिंग और विजन में ग्लोबल अपील है और ऐसा लगता है कि फिल्म बनाने वालों को ठीक ठीक पता था कि वे कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं। इसका श्रेय निश्चित रूप से डायरेक्टर को जाता है, जो एक टैलेंटेड फिल्म मेकर हैं और जिन पर नजर रखी जानी चाहिए। उन्होंने बदले की कहानी को बहुत कुशलता से पेश किया है, सस्पेंस बनाए रखा है और बिना जल्दबाजी किए हर भावना को उभरने का मौका दिया है। कहानी में बहुत सारे उलझाव भरे ट्विस्ट डालने के बजाय उन्होंने किरदारों के अंदरूनी जख्मों पर ध्यान देकर हर लड़ाई को बहुत निजी बना दिया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ईमानदार रिव्यू का असली मतलब क्या है? मुझे कमियों के बारे में भी बताना चाहिए। कुछ जगहों पर स्क्रीन प्ले और कसा हुआ हो सकता था, जो एक छोटी सी कमी है। कुछ बातें अधूरी सी लगती हैं जिन्हें और बेहतर किया जा सकता था, और कुछ जगहों पर फिल्म की रफ्तार थोड़ी अजीब लगती है। हालांकि सबसे जरूरी बात यह है कि फिल्म कभी भी अपनी आत्मा या ऊर्जा नहीं खोती। इन छोटी मोटी कमियों के बावजूद ये आपकी दिलचस्पी बनाए रखती है और आपको फिल्म से जोड़े रखती है। इसलिए ये एक छोटी सी कमी है जो निश्चित रूप से कोई बड़ी खामी नहीं है। मेरा निष्कर्ष सीधा है, बेबी डोंट डाई डू, जिसे कर्मा रकर भी कहा जाता है, एक साहसी, अनोखी और बिल्कुल अलग तरह की फिल्म है। ये एक ऐसी फिल्म है जो लीक से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करती है और ज्यादातर समय इसमें सफल भी होती है। बेहतरीन कलाकारों की टीम के साथ हुमा कुरैशी ने अब तक की अपनी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। बेहतरीन डायरेक्शन की वजह से इसमें एक शानदार नॉयर माहौल बनाया गया है। इन सभी चीज़ों के मेल से ये एक ज़बरदस्त थ्रिलर बन गई है। मुझे इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह लगी कि अल्फा जैसी बड़ी रिलीज के बावजूद ये फिल्म दबी नहीं, बल्कि इसने अपनी काबिलियत और कंटेंट के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई और एक अंडरडॉग, कमज़ोर मानी जाने वाली लेकिन सफल फिल्म साबित हुई। मुझे निजी तौर पर ऐसी फिल्में बहुत पसंद हैं जो अपनी अलग पहचान बनाने की हिम्मत रखती हैं। मुझे लगता है कि ये फिल्म थिएटर में देखी जानी चाहिए। अगर आप कुछ अलग, स्टाइलिश और किरदारों पर आधारित फिल्म देखना चाहते हैं या बस अच्छी फिल्म मेकिंग की तारीफ करना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। अब आप भी अपनी राय बताएं। क्या आपने बेबी डोंट डाई डू देखी है? आपको हुमा कुरैशी का अंदाज कैसा लगा और आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में बेबी डोंट डाई डू जीतेगी या अल्फा? कृपया नीचे दिए गए बॉक्स में बताएं। मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।